नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी चौथी क्लास है मानव विकास। उससे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, त्योहार के बीच में पढ़ाई मत भूल जाना क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है आपके। तो आज हम चौथे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है मानव विकास। देखो, विकास का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है कि तरक्की। अगर हम किसी भी चीज में तरक्की या उपलब्धि हासिल कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विकास। अब देखिए, हमें दो चीजों को समझना होगा। अगर इस पाठ को समझना है तो इसमें दो चीजों को समझना है, एक विकास को और इसके साथ एक आती है वृद्धि को। विकास और वृद्धि, इन दोनों को हम समझेंगे तभी क्या होगा कि हमें इसके बारे में जान सकते हैं। देखो, विकास में की 4-5 बातें हैं और वृद्धि की भी 4-5 बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विकास के बारे में। तो देखो, विकास और वृद्धि होती है वो समय के संदर्भ में परिवर्तन होता है। देखो, परिवर्तन कैसे? जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और छोटा बच्चा है वो मान लो 1 साल का है, तो वो पढ़ नहीं लिख सकता। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र होगी उसमें विकास होगा, तो वो पहली क्लास में आएगा तो क्या सीखेगा, ABCD सीखेगा। फिर 10वीं तक जाएगा तो वो अच्छी तरह से पढ़ने लग जाएगा, कुछ चीजों को व्यवहारिक तौर पर समझने लग जाएगा। और जो वो बड़ा होगा तो उसमें और समझ आ जाएगी, तो वो क्या हो गया? उसका विकास। और वृद्धि क्या होती है? देखो, वृद्धि होती है कि किसी चीज में बढ़ोतरी। जैसे मान लो किसी की उम्र 1 साल है और मान लो वो 2 फीट का है, फिर वो मान लो 10 साल का हो गया, ठीक है, 10 साल का हो गया और उसकी हाइट मान लो 5 फीट है, तो ये तो क्या हो गई? उसमें वृद्धि हो गई। लेकिन विकास कैसे हो गया? जैसे मान लो 1 साल का बच्चा है, उसे मान लो सही बोलना भी नहीं आता, मान लो उसे सही बोलना नहीं आता, और मान लो 10 साल का बच्चा है, उसमें धीरे धीरे समझ आएगी, तो वो क्या बोलना लिखना पढ़ना ये सब उसमें क्रियाएं होंगी, तो ये क्या हो गया? विकास। अब देखो, वृद्धि और विकास के बारे में हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं क्योंकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि वृद्धि और विकास के अंदर आप अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, इसको समझने से पहले मैं आप बता देता हूं पहले विकास के बारे में। देखो, विकास गुणात्मक है। देखो, गुणात्मक का मतलब इसमें गुण पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर में मम्मी होगी या फिर बड़े बुजुर्ग होंगे, दादा दादी है, तो पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था और आज के जमाने में मोबाइल है, तो क्या हुआ? वो मोबाइल चलाना सीख गए, तो उनमें क्या हो गया? विकास हुआ है, ना कि वृद्धि। वृद्धि तो वो होगी शारीरिक। देखो, ये शरीर से संबंधित होती है वृद्धि तो। और विकास क्या होता है? मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से विकास होता है। तो देखिए कि जैसे मोबाइल आया तो वो मोबाइल जैसे अनपढ़ भी है फिर भी वो मोबाइल अच्छे से चला सकते हैं, किसी को फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप, आजकल तो इंस्टा ये भी चलने लग गई। तो क्या उनमें क्या हो गया कि गुणों का विकास हो गया। दूसरा, मूल्य सापेक्ष। तो देखो, मूल्य सापेक्ष इसको मतलब हो गया कि इसका जो मूल्य है, देखो सापेक्ष का अर्थ क्या होता है? जिसका मापन संभव नहीं है, यानी इसका मापन संभव नहीं है कि इसमें विकास कभी भी हो सकता है। वृद्धि तो एक निश्चित समय के लिए होती है, लेकिन विकास क्या होता है कि कभी भी हो सकता है। और तीसरा, देखो, वर्तमान दशाओं में वृद्धि। मैंने बताया जैसे मान लो मोबाइल है, पहले मोबाइल बहुत कम लोग उपयोग में करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? सभी के पास मोबाइल आने लग गया, तो वो धीरे धीरे चलाना सीख गए। तो वर्तमान यानी जो वर्तमान की स्थिति है उनमें क्या हो गया? बदलाव आने लगे। ये जीवन पर्यंत चलता है। तो जीवन पर्यंत का मतलब कैसे हो गया कि जैसे मान लो कोई 60 साल का आदमी है, अब वो मोबाइल चला रहा है, तो ऐसे तो है नहीं कि वो 10 साल का था तब मोबाइल आ गया, नहीं आया था, लेकिन वो 60 साल का मोबाइल चला रहा है, तो उसमें क्या हो गया? वो जीवन पर्यंत उसमें क्या बढ़ोतरी होती गई। तो विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है। इसका मापन असंभव है, यानी मापन असंभव का मतलब ये हो गया कि इसको विकास को हम माप नहीं सकते। अब मान लो हम माप थोड़ी सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसकी मानसिक स्थिति है, जो उसकी समझने सोचने की
दिखता है वो नहीं है, लेकिन जो 10 साल का होगा उसका है, तो उसमें क्या है, इसका मापन असंभव है। उसी प्रकार देखिए, अगर आपको विकास के बारे में याद हो गया, एक पॉइंट इधर याद हो गया, तो ये दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ये गुणात्मक होता है, ये मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब हो गया इसे माप सकते हैं। यह मूल्य सापेक्ष होता है और यह मूल्य निरपेक्ष होता है। दूसरा, यह वर्तमान दशाओं में वृद्धि है और यह भी क्या है, यह निश्चित समय में वृद्धि है। निश्चित समय में वृद्धि। देखो विकास से तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन ये क्या होता है, इसका भी यही होता है, निश्चित समय तक। और ये इसका मापन क्या है, इसका उल्टा कर दो तो इसका मापन संभव है। अब देखो कैसे, इन 4-5 पॉइंटों का देख लो कैसे, कि मात्रात्मक यानी ये एक मात्रा के रूप में होता है, मूल्य निरपेक्ष यानी इसका मतलब हो गया कि इसके बारे में हम एक निश्चित समय तक ही ज्ञात कर सकते हैं, निश्चित समय में वृद्धि। देखो जैसे मान लो वही है कि 5 वर्ष का बालक 3 फीट का है और मान लो 15 वर्ष का बालक 5 फीट का है, तो इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई है, न कि इसका विकास हुआ। इसमें शारीरिक रूप से जो मैंने बता दिया कि वृद्धि क्या हुई, हमेशा क्या होती है, शरीर से संबंधित होती है। शरीर में जैसे मान लो कोई 5 फीट का है तो उसकी उम्र 15 है और 18 वर्ष का है तो मान लो उसकी 5.5 है, तो उनमें क्या हो गई, उनके शरीर में वृद्धि हुई है, न कि विकास में वृद्धि। उसकी मानसिक स्थिति में वृद्धि तो वो होगी जब वो सोचने समझने में दक्ष होगा, लेकिन उसके शरीर में वृद्धि हुई है तो वो क्या है, उसका मापन संभव है। जैसे मान लो 4 साल का बच्चा है, उसकी 2 फीट हाइट है तो उसका माप सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं माप सकते हम। और मान लो कोई 10 साल का बच्चा है तो उसका जो शारीरिक स्थिति, उसकी ऊंचाई है, लंबाई है, वो माप सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि वृद्धि हमेशा क्या होती है, इसका मापन संभव और इसका मापन असंभव है। अब दूसरी बात करते हैं, देखो एक और आपका जो है कि मानव विकास के स्तंभ। देखो मानव विकास के 4 स्तंभ माने गए हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो देखिए कैसे, समता, समता मतलब समान अवसर, समान अवसर, यही सतत पोषणीयता में होता है। ये देखो समता यानी प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों तक समान पहुंच। जैसे मान लो शिक्षा है, शिक्षा का सभी को क्या समान हक होना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों को क्या है, बराबर की शिक्षा मिलना चाहिए। और जैसे मान लो और भी, जैसे मान लो आजकल की महिलाएं भी बराबर पुरुषों की होती है, तो उनमें क्या है, समान, हर चीज में समान। जैसे मान लो पोषण संबंधी देख लीजिए, उनकी देखभाल, उनका रख रखाव, यानी किस प्रकार से, जैसे मान लो एक परिवार में दो, एक पुरुष और एक महिला, यानी एक बच्चा और एक बच्ची है, तो उनका दोनों का क्या है, समान, उन तक समान, उनको समान हक देना चाहिए। अब देखो सतत पोषणीयता, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता और भावी पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का बचाव। देखो कैसे कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी कि हमें जो भी अवसर मिल रहे हैं उनमें निरंतरता, यानी उसमें लगातार जारी रखना चाहिए। जैसे मान लो आज है, जैसे मान लो जल है, अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो जो भावी पीढ़ी है उसके लिए क्या होगा, यह कम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, किसी भी संसाधन का क्या है, हमें बचाव रखना चाहिए। दूसरा उत्पादकता, तीसरा कि मानव श्रम उत्पादकता, यानी कि जो जैसे मान लो कोई खेत है और उस खेत में मानव श्रम करता है, जैसे मान लो गेहूं है, इस बार मान लो गेहूं बो दिए, तो उसमें श्रम करेगा तो उसमें उत्पादकता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जैसे मान लो चना बा दिया, मोट बा दिया, बाजरा, तो उसमें क्या श्रम, यानी श्रम का मतलब हो गया मेहनत। अगर वो मेहनत करेगा तो उसमें उत्पादकता में क्या वृद्धि होगी। अगर किसी भी क्षेत्र में हम मेहनत करेंगे तो उसमें क्या अपने आप बढ़ोतरी होगी। और चौथा है सशक्तिकरण, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। जैसे मान लो कोई लड़का और लड़की है एक ही परिवार में, और उसमें मान लो ये लड़का ये चाहता है कि मैं
फौज में जाना चाहता हूँ, और लड़की ये चाहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँ, तो उनमें क्या है, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये डॉक्टर, जो लड़की है वो डॉक्टर नहीं बन सकती, ये लड़का फौज में नहीं जा सकता। वो क्या है, उनको क्या है, समान अवसर देने चाहिए, उनकी शक्ति प्रदान करनी चाहिए, उनको अपने खुद के स्वयं के विकल्प चुनने के अधिकार होने चाहिए। अब मान लो किसी बच्चा है, कोई मान लो आर्ट्स लेना चाहता है, वो सामाजिक विज्ञान में होशियार है, उसे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो वो क्या है, उसको रोकना नहीं चाहिए कि नहीं तू नहीं ले सकता, तुझे साइंस लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे का विकास है वो क्या है, रुक जाएगा। इसी कारण जो मानव विकास के स्तंभ है वो कितने हैं, 4। समता, सतत कौशल्यता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना इस बार इसमें है, मानव विकास के स्तंभ बताइए। अब देखो आगे हम बात करते हैं मानव विकास के उपागम और इसके प्रतिपादकों के बारे में कि इसने जो मानव विकास की अवधारणा है वो किसने दी। तो देखिए अब आगे हम बात करते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि मानव विकास की अवधारणा यानी मानव विकास का जो भूगोल नेता थे या मानव विकास के जिसके बारे में चर्चा की उनमें कौन कौन थे। तो देखो भारत के थे डॉक्टर अमर्त्य सेन, ये अर्थशास्त्री थे, ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता भी है डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, ये भारत के थे। और डॉक्टर महबूब उल हक ये कहाँ के थे, ये थे पाकिस्तान के। तो इनमें सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो सर्वाधिक योगदान रहा डॉक्टर महबूब उल हक। अब देखिए एग्जाम में ये आ सकता है कि मानव विकास का प्रतिपादन किसने किया। अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए, ठीक है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर महबूब उल हक की करना है, फिर उसके बाद में अमर्त्य सेन। अगर मान लो डॉक्टर महबूब उल हक नहीं है तो आपको अमर्त्य सेन करना है, यानी सबसे पहले किसे दर्जा देना है, सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक को, और 2 नंबर पर ये डॉक्टर अमर्त्य सेन को। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं मानव विकास के उपागम। देखो मानव विकास के भी 4 उपागम है, जिस प्रकार से मानव विकास के स्तंभ 4 थे उस प्रकार से मानव विकास के उपागम भी कितने हैं, 4। देखो आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं आय उपागम के बारे में, यानी मानव का विकास संबंध, ये जो मानव का संबंध है वो किससे, आय से रखा गया है, यानी कि जिसकी आय जितनी बेहतरीन होगी उसका उपाय यानी उसमें क्या उतनी ही अवसरों की समानता मिलेगी, यानी अवसरों की समानता मिलेगी। अगर मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, अब मान लो उसको बोल दिया जाए कि भाई तू गाड़ी लिया, तो वो नहीं ला सकता। जिसकी आय जितनी अधिक होगी वही क्या होगा, उसमें मानव की आय को सर्वप्रथम देखा जाता है कि जितना आय होगा उसमें विकास, उसके विकास में उतनी वृद्धि होगी, वो क्या होगा, उतने ही निर्भर नहीं रहेगा दूसरों पर, वह स्वतंत्र रूप से होकर कार्य करेगा। अब जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, वो मान लो कोई अच्छी स्कूल है उसमें नहीं पढ़ा सकता, तो मान लो उसमें क्या हो गया कि वो संसाधनों तक उसमें समान अवसर नहीं मिल पाए रहे, क्योंकि वो आय की वजह से नहीं पढ़ा पा रहा, वरना तो पढ़ा देता। तो क्या है कि अगर जिसकी आय जितनी अधिक होगी वही क्या हो गया, आय उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम। देखो कल्याण उपागम मतलब इसको विकास की गतिविधियों को देखा जाता है कि जो मानव उसने कितने विकास किया उससे संबंधित क्या हो गया, कल्याण ही उपागम, यानी उसका किस प्रकार से वह समाज में भागीदारी लेता है, हर कार्य में भागीदारी लेता है, वो क्या होता है, कल्याण उपागम। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। देखो आधारभूत आवश्यकता उपागम है जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO यानी इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ILO, और उसका पूरा क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। देखो इसने छह प्रकार की आवश्यकताएं बताई कि मनुष्य के लिए चाहिए 6 प्रकार की आवश्यकताएं तो क्या होनी चाहिए। तो देखिए वो आवश्यकताएं कौन कौन सी है। अब देखिए वो 6 आधारभूत आवश्यकताएं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हमें स्वास्थ्य, देखो अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा शिक्षा, हमें शिक्षा की आवश्यकता है। तीसरा आवास, देखो स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास और जलापूर्ति यानी जल की पूर्ति। अगर मान लो ये आवश्यकता जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताई है वो देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ठीक है, भोजन यानी भोजन और स्वच्छता,
देखो ये 6 प्रकार की क्या हो गई, 6 प्रकार की आवश्यकता हो गई। ठीक है, इसमें क्या आ गया कि जैसे स्वास्थ्य, अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो अच्छा माना जाएगा, शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए, आवास होना चाहिए, उसके बाद जलापूर्ति यानी जल की पूर्ति होनी चाहिए, भोजन और स्वच्छता यानी स्वच्छ होना चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कितनी आवश्यकता बताई है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आधारभूत आवश्यकताओं में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बताई गई 6 आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, जलापूर्ति, भोजन और स्वच्छता। और देखो क्षमता उपागम, क्षमता उपागम क्या होता है, संसाधनों तक पहुंच, यानी इसका जो प्रतिपादक किया था वो डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन यानी सभी तक क्या होनी चाहिए, क्षमता यानी सभी तक संसाधनों की क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। देखो मानव विकास सूचकांक क्या होता है कि जो मानव का विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। अगर किसी भी देश में हम बात करते हैं तो मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इसके 4 स्तर माने गए हैं, अति उच्च, उच्च, मध्य और निम्न। देखो अति उच्च ये क्या होता है, ये स्कोर होता है 0 से 1 तक होता है ये स्कोर। ठीक है, अब देखो आगे देखो हम, तो देखिए इसमें क्या होता है 0 से 1 तक होता है कि 0 से 1 तक मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, अति उच्च, उच्च, मध्य और निम्न। अब देखो अति उच्च में जिसका 0.800 से ऊपर है वो क्या होगा, अति उच्च। तो सबसे ज्यादा कितने देशों में, ये 66 देशों का सूचकांक है, यानी वहां पर हर प्रकार की सुविधा है। जैसे मान लो ये 6 सुविधा याद रखना कि ये 6 सुविधाएं बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए इनका सबसे उच्च और सबसे प्रथम आता है उस देश का नाम है नॉर्वे। तो नॉर्वे देश का सूचकांक है वो सबसे ज्यादा है। फिर बात करते हैं उच्च की, जो 0.700 से 0.799 तक आता है। ये इसमें कितने देश शामिल है, 53 देश शामिल है। फिर उसके बाद में मध्य में 0.550 से 0.699 तक, इसमें कितना है, 37 देश शामिल है। और इसमें कौन सा देश आता है, इसमें हमारा भारत देश आता है, यानी भारत देश का सूचकांक कौन सा है, मध्य सूचकांक के, मानव विकास सूचकांक में मध्य स्तर का है। ठीक है, फिर निम्न आता है 0.449 से कम, इसमें कितने देश है, 33। अब देखिए 2006 के अंदर भारत का स्थान था 126वां और 2020 के अंदर भारत का स्थान हो गया 131वां, यानी हम अभी भी 130 देशों से पीछे हैं मानव विकास सूचकांक में। हम 130 देशों से पीछे होने का कारण है कि यहाँ पे ये 6 जो सुविधाएं है वो पूर्ण रूप से भारतीयों को नहीं मिल रही है। अगर हम भारत में बात करें कि सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक भारत में सर्वाधिक कहाँ है, तो आपने जहां पर अच्छी साक्षरता होगी, अच्छी शिक्षा होगी, आवास होगा, स्वास्थ्य होगा, स्वच्छता होगी, तो उस राज्य का नाम है केरल। यानी केरल के अंदर मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक पाया जाता है भारत के संदर्भ में। और विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो नॉर्वे देश है उसका, और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, आयरलैंड। बस ये 2 याद रख लो, एक नंबर पर नॉर्वे और दूसरे नंबर पर आयरलैंड। ये क्या है कि मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर जो ये आवश्यकताएं हैं ये देखिए। इस पार्ट में आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर जगह 4-4 आ रहे हैं। जैसे मानव विकास के स्तंभ 4 थे, ठीक है, मानव विकास के उपागम 4 है, और मानव विकास सूचकांक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो देखिए इसमें आपको बता देता हूँ 1 नंबर और 1.5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 1 नंबर और 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा ये उपागम और उसमें एक स्तंभ, ये दोनों याद कर लेना, ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। और जो छोटा प्रश्न आएगा वो एक प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक कितने हैं, भारत का कौन सा स्थान है, भारत में कौन से राज्य का उच्च स्थान है, तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। और एक जरूरी सूचना आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपको 4 नंबर का आपके मानचित्र आएगा, तो अगर वो मानचित्र के पक्के करने हैं तो मैं आपको सिर्फ 2 या 3 पार्ट आपको ऐसे बता दूंगा कि मानचित्र में 80% चांस है उसमें से आने के, ठीक है। तो अगली क्लास जो कल हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप, जो हमारा 5वां पार्ट है, उसमें एक तो मानचित्र की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उसमें कृषि के बारे में, क्योंकि वो 2 ही नंबर का पार्ट है और बहुत बड़ा पार्ट है, तो सर्वाधिक संभावना उसमें रहती है। जो विश्व के संदर्भ में आएगा मानचित्र,
वो ज्यादातर, या फिर जो आपका परिवहन संबंधी 8वां पाठ उसमें से मानचित्र आ सकते हैं, तो उसके बारे में बता दूंगा कि मानचित्र को आप कैसे समझोगे। कल आपको मानचित्र समझा दूंगा, प्लस जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसके बारे में समझा दूंगा। और दूसरी बात ये है, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको 2010 से लेकर 2023-22 तक जितने भी बोर्ड के पेपर हुए अगर वो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, आपको वहां पर पेपर मिल जाएंगे और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम के तहत क्या है तैयारी कर सके, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये जो बोर्ड के अनुसार पैटर्न दिया हुआ है ब्लूप्रिंट, उसी के आधार पर ये प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।